Hello friends. In the last class I have already discussed the definition of discipline, subjects and the academic discipline. I think that you have already understood the definitions of discipline, subjects and academic discipline and all the differences. Today I will discuss the types of discipline. So let's start the class. सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करना चाहूँगी कि मैंने जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझाया था। डिसिप्लिन रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी। जो एकेडमिक स्टडी है उनके ब्रांच को ही डिसिप्लिन कहा जाता है, जैसे साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी हैं। ये सारे डिसिप्लिन हैं और ये एजुकेशनल सेटिंग जो है स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन का भी फॉर्म ले लेता है जब हायर स्टडीज़ में हम इसको रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडी डॉट। जो भी सब्जेक्ट हैं वो एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जिसको भी स्कूल या कॉलेज में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। और स्कूल सब्जेक्ट रेफर्स टू द एरियाज ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल। जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो स्कूल के सब्जेक्ट जो हैं, स्कूल में हम लोग जो पढ़ते हैं वो स्कूल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में हम लोगों ने यही डिफरेंसेस देखे थे कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो एक प्राइमरी लेवल पर होता है, जबकि डिसिप्लिन जो होते हैं हाई लेवल पर होते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट को रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो वो डिसिप्लिन का फॉर्म ले लेता है। जो डिसिप्लिन नॉलेज है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको एकेडमिक डिसिप्लिन भी हमने कहा था। एन एकेडमिक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ मोर देन ब्रॉड नॉलेज ऑफ ए फील्ड। जो एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड हैं ये भी ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं जिनको कि हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जहाँ पर रिसर्च वर्क किया जाता है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर एकेडमिक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी में। जो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है वो हमें डिस्कस करना है। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो फिगर्स आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले क्लियर आउट होने चाहिए कि ये सारे फिगर्स जो हैं जो कि इंट्रा डिसिप्लिनरी हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी हैं, इंटर डिसिप्लिनरी हैं एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी हैं। तो ये फिगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको जो डिसिप्लिन है, जो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रा डिसिप्लिनरी में। इंट्रा डिसिप्लिन में जिसमें कि सिर्फ एक डिसिप्लिन जो है, जहाँ पर विद इन इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, इन दिस अप्रोच पीपल वर्क्स विद इन द सिंगल डिसिप्लिन। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन हम लोग पढ़ते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। फर्स्ट है आपका उसमें इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। इन दिस अप्रोच पीपल वर्क्स विद इन द सिंगल डिसिप्लिन। जब किसी सिंगल डिसिप्लिन पर वर्क किया जाता है, जो यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जब सिंगल डिसिप्लिन पर वर्क कर रहे हैं तो वो हो गया इंट्रा डिसिप्लिनरी। इसके बाद है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स वर्क ऑन कॉमन सब्जेक्ट within the boundaries of their own discipline. The multidisciplinary approach allows for the combination of different subjects during one lesson or project. जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि जब कोई शास्त्र अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे बहुविषय कहा जाता है ना। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुत से विषयों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन ये अपने अपने बाउंड्रीज़ के विद इन बाउंड्रीज़ जो हैं, ये डिसिप्लिन जो है अपने अपने बाउंड्रीज़ के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। मतलब ये दूसरे बाउंड्रीज़ में नहीं जाते हैं, अपने बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर ही नॉलेज का जो है वो नॉलेज गेन करते हैं या नॉलेज शेयरिंग करते हैं अपने बाउंड्रीज़ के अंदर। दूसरे से वो नॉलेज गेन या नॉलेज शेयरिंग नहीं करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू टीम टू टीच with another teacher if so desired. It includes a variety of subject areas, many approaches to similar problems, integrating knowledge and skill sets over a spectrum of subject matter and projects. जो बहुविषयक ज्ञान है एक से अधिक मौजूदा अकादमिक अनुशासन या पेशे से जुड़ा हुआ है, और जो भी बहुविषयक समुदाय या परियोजनाएं हैं ये विभिन्न शैक्षिक विषयों और व्यवसायों के लोगों से बना हुआ है। ये लोग एक साझा चुनौती को जो है संबोधित करने में समान हितधारकों के साथ
काम करने में लगे होते हैं। और एक बहुविषयक व्यक्ति जो होता है वो 2 या अधिक अकादमिक विषयों से जो होता है वो डिग्री प्राप्त किया हुआ होता है। एक बहुविषयक समुदाय में 2 या अधिक लोगों की जगह ले सकता है। तो जो बाउंड्रीज होते हैं, जैसे हम लोग अभी फिगर में मैं दिखा भी रही हूँ आपको कि यहाँ पर सारे जो डिसिप्लिन है वो अलग अलग हैं। बाउंड्रीज जो हैं ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये अपने अपने बाउंड्रीज में जो है वर्क कर रहे हैं। जैसे मानिए कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, तो या आप हेल्थ केयर से ही देख लीजिए। हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने अपने फील्ड में रिसर्च वर्क करते हैं, और हर एक डॉक्टर का अपना अपना अलग डिवीज़न होता है, अलग अलग अपना एक पार्ट होता है जिसमें कि वो वर्क करते हैं या रिसर्च करते हैं। जैसे जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं वो उनका अपना एक अलग डिवीज़न होता है, जो डेंटल डॉक्टर हैं उनका अपना एक डिवीज़न होता है, या कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनका अपना एक डिवीज़न है। तो वो सारे जो हैं एक दूसरे के साथ वो बाउंड नहीं होंगे, ना तो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे। उनका अपना एक डिसिप्लिन होगा, अपना अपना नॉलेज होगा, जो कि वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आया तो शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो अपने अपने बाउंड्रीज़ के अंदर वो रिसर्च वर्क करेंगे। और ये जो कॉमन डिसिप्लिन है, ये कॉमन डिसिप्लिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वे उनसे इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे कि वो क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बाउंड कभी नहीं होंगे या एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे। वो अपने अपने बाउंड्रीज़ के अंतर्गत सारे डिसिप्लिन जो हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में ही हमने देख लिया कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग डॉक्टर्स हैं। तो वो डॉक्टर जो हैं वो फिजिशियन हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, या डेंटिस्ट हैं, या आइज़ के डॉक्टर हैं, जो भी हैं वे लोग आई स्पेशलिस्ट हैं, वे अपने अपने फील्ड में वर्क करेंगे और उनका इन्फॉर्मेशन जो है वे एक दूसरे को नहीं देंगे। उनका अपना अपना रिसर्च वर्क होगा और ये बाउंड्रीज़ के क्लोज नहीं होगा, मतलब बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना है, अपने अपने बाउंड्रीज़ के अंदर इनकी इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है। ठीक है, तो ये आपको फिगर से स्पष्ट हो गया होगा। It can be also be an opportunity to team to teach with other teacher if so desired. It includes a variety of subject areas, many approaches to similar problems, integrating knowledge and skill sets over a spectrum of subject matter and projects. For example, अभी हम लोग example ही देख रहे थे. In health sciences, teams are often composed of a variety of experts such that team members work in parallel but remain within their own discipline with limited or no interaction between each other. अभी हम लोग बोले कि हेल्थ साइंसेस में जो हैं जो टीम हैं वो अपने एक्सपर्ट्स जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने मेंबर्स के साथ, जो भी मेंबर्स हैं वो अपने वर्क करते हैं और पैरेलली वर्क करते हैं, लेकिन अपने डिसिप्लिन के अंदर उनके अंदर जो है कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर कोई ज़रूरत पड़े तभी वो इंटरेक्शन करते हैं। अगर हमारे बॉडी 2 पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी, या कोई ऑपरेशन हो रहा है तभी इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी, नहीं तो हम लोग को अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। द टीम विल अटैक ए कॉमन प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और वे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर अपना काम करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, इसके बाद है इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरडिसिप्लिनरी के बाद। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या हो रहा है कि जो डिसिप्लिन्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ और अधिक इंटीग्रेट हो रहे हैं। पहले हम लोग ये जो नेचर ऑफ डिसिप्लिन है ये हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जो इंट्रा डिसिप्लिन है उसमें एक डिसिप्लिन वर्क करेगा, मल्टी डिसिप्लिन में बहुत सारे डिसिप्लिन वर्क करेंगे, लेकिन ये अपने बाउंड्रीज़ के अंदर वर्क करेंगे, बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ नहीं जाना है। क्रॉस डिसिप्लिन में बाउंड्रीज जो भी डिसिप्लिन है वो एक दूसरे के और नज़दीक आएंगे और वे जो क्रॉसेस अपने डिसिप्लिन को जो है शेयर करेंगे, अपने नॉलेज को जो है शेयरिंग करेंगे। इंट्रा डिसिप्लिन जो इंटर डिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में जो है जो भी डिसिप्लिन है वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे, मतलब शेयरिंग बहुत ज़्यादा होगा, वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद है आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी।
ट्रांस डिसिप्लिनरी में क्या है कि जो इंटीग्रेशन है और ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन और ज़्यादा हो रहा है ट्रांस डिसिप्लिनरी में। ट्रांस डिसिप्लिनरी में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, मतलब जो दो या दो से अधिक शास्त्र जो हैं जब एक दूसरे के साथ मिलकर जब कार्य करेंगे तो एक समग्र रूप लेगा, जिसको हम लोग ट्रांस डिसिप्लिनरी कहेंगे। तो ये उसमें इंटीग्रेशन जो है और ज़्यादा हो रहा है, जो डिसिप्लिन है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर। Interdisciplinary approach, research approach is a mode of research by teams or individuals that integrates information, data, techniques, tools, concepts or theories from two or more discipline or bodies. Interdisciplinary approach क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक विद्यार्जन विषयों में मिलकर अध्ययन करने के क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषय शिक्षण, है ना। दो या दो से अधिक विषयों में मिलकर जब अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है तो उसको बोला जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और जो हम लोग बोल भी रहे हैं कि यहाँ पर जो अप्रोच है इसमें रिसर्च जो होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं इंटीग्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, डेटा और टेक्निक्स, अपने कंसेप्ट को और थ्योरीज़ को, जिसमें दो और दो से अधिक डिसिप्लिन जो हैं वर्क करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टू रिडिफाइन प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ normal boundaries and reach solution based on a new understanding of complex situation। और इसमें जो है कोई भी कम्प्लेक्स सिचुएशन अगर आता है तो उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग निकालते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक डिसिप्लिन जो हैं वर्क कर रहे हैं और वो अपना कंसेप्ट जो हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं और अपने कंसेप्ट जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा हैं, वो थ्योरीज़ जो हैं वो अपना कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मतलब एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। और बियॉन्ड द सिंगल डिसिप्लिन, मतलब सिंगल डिसिप्लिन के बियॉन्ड जो है वो अपना सॉल्यूशन जो है वो हम लोग को दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका अंतर विषय शिक्षण। अंतर विषय शिक्षण जो है एक निर्देश का तरीका है जो एक से अधिक विषय से सामग्री को शामिल करता है और इसमें उत्तर या विचार प्रदान करने के लिए कई विषयों से जानकारी का एकीकरण या संश्लेषण जो है वो शामिल होता है, जो केवल अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतर विषय शिक्षण प्राथमिक विद्यालय से स्नातक विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के सभी स्तरों पर हो सकता है और होता भी है। जो अंतर विषय शिक्षण है इसमें कई विषयों को एक आम विषय हल करने, समस्या, विषय या प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत किया जाता है। कुंजी यही है कि इसमें कि एक उस स्तर का शिक्षण जो है एक से अधिक विषयों के ज्ञान के संश्लेषण के कारण होता है और अंतर विषय शिक्षण एक शिक्षक द्वारा कई विषयों से ड्राइंग या टीम शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हम लोग हमने पढ़ा भी। एक प्रक्रिया में एक से अधिक शिक्षक के समन्वय के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब एक ही प्रक्रिया में जो होता है एक से अधिक शिक्षक जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने थ्योरीज़ को जो है वो दे सकते हैं और उस थ्योरीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और उसके माध्यम से एक न्यू थ्योरीज़ जो है वो जनरेट की जाती है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी ही दे ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है उसमें जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो की टू द स्टडी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फॉर एग्जाम्पल इन स्टडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू डिजीजेस। किसी डिजीज़ को जब कोई डिजीज़ वगैरह होता है तो उसको जब किसी तरह की प्रॉब्लम आती हैं तो वहाँ पर भी जो है जो सॉल्यूशन निकालने के लिए भी इस डिसिप्लिन का हम लोग यूज़ करते हैं, जो अंतर विषय शिक्षण है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में है आप बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि बहुत से टेक्नोलॉजी हैं जहाँ पर बायोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को कंबाइन किया जाता है तो वो बायोकेमिस्ट्री बनता है। इसके अतिरिक्त आप मेराइन सिस्टम या मेराइन बायोलॉजी, आप जिसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं मेराइन सिस्टम जो है, इसमें जो नॉलेज है वो तीनों क्षेत्रों का आता है। साइंस का भी आता है, इसमें हिस्ट्री का भी आता है एंड ज्योग्राफी का भी आता है ना। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वहाँ पर जो सिस्टम डेवलप होते हैं वो कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो हैं वो इसमें कंबाइन होता है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये जो है, या आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं जो स्कूल एजुकेशन होता है। स्कूल एजुकेशन में ये कंबाइन डिसिप्लिन है और
जो अलग अलग डिसिप्लिन है वो है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। एक स्कूल एजुकेशन में क्या क्या आ सकता है, हिंदी आते हैं, हिंदी से जितने सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन में जो है जो कॉमन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज सब में है। हिंदी में भी लैंग्वेज का यूज़ करना है, हमें इंग्लिश में भी लैंग्वेज का यूज़ करना है, सोशल साइंस में भी लैंग्वेज का यूज़ करना है, साइंस में भी लैंग्वेज का यूज़ करना है, मैथ्स में भी लैंग्वेज का यूज़ करना है। अगर हम लैंग्वेज मैथ्स और साइंस में यूज़ नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक फॉर्मूला बेसिस पर हो जाएगा, है ना। तो सब में लैंग्वेज जो है हमें यूज़ करना है। तो ये सारे लैंग्वेज जो हैं, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, साइंस या सोशल साइंस या मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। और ये लैंग्वेज जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। विदाउट लैंग्वेज लर्निंग पॉसिबल नहीं है, विदाउट लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल एजुकेशन में जैसे एक दूसरे के साथ सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, और ये विद इन फ्रेमवर्क जो है ये वर्क करते हैं, मतलब बियॉन्ड डिसिप्लिन जो है नहीं करते हैं। इनका अपना एक फ्रेमवर्क होता है जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये विद इन फ्रेमवर्क काम करते हैं। विद इन फ्रेमवर्क जो है ये अपने अप्रोचेस को डेवलप करते हैं, अपने जो भी एक नया डिसिप्लिन है, न्यू डिसिप्लिन है, इनको डेवलप किया जाता है। लेकिन विदाउट मतलब फ्रेमवर्क के बाहर जो है इनको डेवलप नहीं किया जाता है, विद इन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच पर। ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि इसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच में जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। Transdisciplinary approach, this may be the most desirable and yet difficult to obtain from integrated research. It can be defined as an extension of interdisciplinary research in which work is produced under a shared framework. जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें जो भी रिसर्च वर्क होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा दिया जाता है, जिनको हम लोग जिसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जॉइंटली जो हैं वर्क करते हैं, एक न्यू कंसेप्चुअल थ्योरी को जो है वो डेवलप करते हैं, एक न्यू मेथोलॉजिकल इनोवेशंस किया जाता है जो कि इंटीग्रेट होता है और एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है उनको एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसमें जब दो या दो से अधिक शास्त्र जब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि एक समग्र रूप ले सके, तो उसे हम लोग ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो फिगर दिया है, आप लोग सबसे पहले फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से ही उसको चीज़ को डील कीजिएगा। इसलिए जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप ये पॉइंट जो है अपने माइंड में हमेशा माइंडसेट में रखिए कि जो फिगर है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि और फिगर भी आप क्लियर करके उस चीज़ को डील कीजिएगा तो आपको लगेगा कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप समझ गए हैं, तभी आप फिगर क्लियर आउट कर रहे हैं। तो फिगर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि फिगर जो है वो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि किस तरह डिसिप्लिन जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है या एक दूसरे के बाउंड्रीज़ के बाहर है। तो जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनको इजाज़त होती है कि वो बियॉन्ड डिसिप्लिन जो है वो वर्क कर सकें, वो काम को देख सकें, जो भी कम्प्लेक्सिटी उस वर्क में आ रही है उसे सॉल्व कर सकें। और ये बियॉन्ड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी होता है, बियॉन्ड फ्रेमवर्क होता है। जो वर्क होता है वो बियॉन्ड फ्रेमवर्क होता है, मतलब किसी फ्रेमवर्क के अंदर काम नहीं होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च एफर्ट्स कंडक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन वर्किंग जॉइंटली टू क्रिएट न्यू conceptual theoretical innovations that integrate and move beyond discipline specific approaches to address a common problem. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरलिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको इजाज़त दी जाती है कि वो बियॉन्ड डिसिप्लिन काम करें और जो भी कम्प्लेक्सिटी आ रही है उसे वो सॉल्व कर सकें। और ये बियॉन्ड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी वर्क करता है। जो मल्टीपल डिसिप्लिन के इन्वेस्टिगेटर हैं जो वर्क करते हैं, जो प्रॉब्लम इसमें जो प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लोर करते हैं और इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को इंटीग्रेट किया जाता है। और ये ज़्यादातर रियल लाइफ प्रॉब्लम से
को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ट्रांस एंड डिसिप्लिनरी। ट्रांस जो है एक ऐसा रिसर्च है जो विद इन डिसिप्लिन, अक्रॉस डिसिप्लिन और बियॉन्ड डिसिप्लिन हो सकता है। और डिसिप्लिनरी का अर्थ होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड का स्टडी करना। तो जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है वो हम लोग विद इन फ्रेमवर्क नहीं वर्क कर सकते हैं, मतलब बियॉन्ड डिसिप्लिन भी वर्क किया जा सकता है। मतलब विद इन डिसिप्लिन भी हम वर्क कर सकते हैं, अक्रॉस डिसिप्लिन भी वर्क कर सकते हैं और बियॉन्ड डिसिप्लिन भी वर्क कर सकते हैं। इसमें जितने भी मल्टीपल डिसिप्लिन के स्किल्स या टूल्स हैं उनको ये अप्रोचेस है उनको शेयर किया जाता है। जो रिसर्च के टाइम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इनपुट देते हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ये स्टूडेंट्स नहीं होते हैं बल्कि उसमें स्पॉन्सर्स एंड प्लानर्स भी होते हैं। मतलब जब रिसर्च वर्क होता है उसमें सिर्फ जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इन्वेस्टिगेटर्स या स्टूडेंट्स का नहीं होता है, बल्कि उसमें प्लानर्स भी होते हैं और स्पॉन्सर भी होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये अप्रोचेस जो हैं ज़्यादातर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर रिसर्च वर्क में इनका यूज़ होता है और इसका मेन पर्पज़ होता है न्यू अप्रोचेस को या न्यू स्ट्रक्चर को डेवलप करना। इट इज़ मोस्टली यूज इन रिसर्च वर्क, हेल्थ साइंसेज एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। आप देखते होंगे कि ट्रांसडिसिप्लिनरी का यूज़ जो है ज़्यादातर रिसर्च वर्क में, हेल्थ साइंसेस में एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में ही किया जाता है, क्योंकि जैसे इसमें जो है एकेडमिक स्किल और नॉन एकेडमिक स्किल को भी जो है मिक्स किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है यहाँ पर जो है एकेडमिक स्किल्स और नॉन एकेडमिक स्किल्स दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक स्किल ही ज़रूरत पड़े। जो एकेडमिक स्किल है वो जब, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि कोई मेडिसिन्स का जब इन्वेंशंस हो रहा है तो वहाँ की जो है मेडिकल, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो सोशल, ये जो भी रिसर्च होते हैं वो वहाँ के सोशल स्किल्स, वहाँ के इमोशनल स्किल्स, वहाँ के क्रिटिकल थिंकिंग, वो सारे जो हैं उन पर निर्भर करती है। तो जो भी मेडिसिन जो हैं, जब इन्वेंशन होता है, कुछ मेडिसिन जब फील्ड में आते हैं तो वहाँ की जो परिस्थिति हैं, जो कंडीशंस हैं, वहाँ के सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का मेडिकल पोजीशन कैसा है, सोसाइटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ जो है ध्यान में रखी जाती है। उसके बाद किसी भी मेडिसिन को लॉन्च किया जाता है, तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख कर की जाती है। तो मतलब इसमें हम सिर्फ एकेडमिक स्किल को ही इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बल्कि नॉन एकेडमिक स्किल की भी जो सजेशंस है उनको भी हमको लेना पड़ता है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ की सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस कैसी है, कि वो उस मेडिसिन्स को ख़रीद पाएंगे कि नहीं, उनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे कि नहीं, वो वायरस जो है वहाँ पर, या अभी जैसे कोविड ही है तो कोविड की जो वैक्सीनेशन आ रही है तो वो वैक्सीनेशन जो है हर जगह के लिए जो वैक्सीनेशन बन रही है ये इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है कि सभी के लिए जो है वो सुरक्षित हो। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को ध्यान में रखकर, हर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर उस वैक्सीनेशन को बनाएं, जिससे कि सभी को सुरक्षित, सभी के लिए सुरक्षित हो। मतलब वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ के लोग उस वैक्सीन को ले सकेंगे नहीं। अगर हम वैक्सीन का दाम अभी 5,000 रख दें तो नेचुरल है कि जो थोड़े गरीब लोग हैं वो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हर स्थिति को देख कर हमें उस वैक्सीनेशन को बनाना है और वो सारे लोग उस चीज़ को ले सके, या मेडिसिन को भी जो है सारे लोग यूज़ कर सके, उस को ध्यान में रखकर हमें मेडिसिन को बनाना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें एकेडमिक स्किल्स और नॉन एकेडमिक स्किल्स जो हैं दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब आ गया आपका क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच रेफर्स टू द रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व 2 और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन। जो क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच होते हैं वो इसमें भी जो होता है 2 और 2 से अधिक जो है एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वर्क करते हैं, और इसमें जो है जो डिसिप्लिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। वो अपने इंटीग्रेटेड जो भी शेयरिंग होती है, वो डिसिप्लिन जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। जैसे द स्टडी ऑफ, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स क्रॉसेस सेवरल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस। जो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें जो है वो
सेवरल डिसिप्लिन को क्रॉस करता है, क्योंकि बायोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री भी एक डिसिप्लिन है, एनवायरमेंटल साइंस भी एक डिसिप्लिन है। तो जब जेनेटिक्स की जब पढ़ाई की जाती है तो उसमें सारे डिसिप्लिन को जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्रॉस करता है, मतलब सारे डिसिप्लिन को क्रॉस कर रहा है, तब जाकर एक नया डिसिप्लिन बन रहा है जो कि जेनेटिक्स बन रहा है। तो जेनेटिक्स में जो है ये सारे डिसिप्लिन को इंक्लूड किया जाता है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, तो सारे डिसिप्लिन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हो गया आपका क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें कि एक शास्त्र को जो है देखना दूसरों के परिप्रेक्ष्य में, मतलब एक जैसे जेनेटिक्स को हम दूसरों के परिप्रेक्ष्य में जब हम बायोलॉजी के संदर्भ में देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, जब केमिस्ट्री के संदर्भ में देखेंगे तो किस तरह से देंगे, जब इन्वायरमेंटल साइंस के संदर्भ में देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे। तो जब एक शास्त्र को देखते हैं दूसरों के परिप्रेक्ष्य में तो उसको क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। एक बार मैं फिर से फिगर को आप लोग को पॉइंट आउट कर दे रही हूँ, यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंट्रा डिसिप्लिनरी, इसमें विद इन वन डिसिप्लिन वर्क करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन वर्क करते हैं, लेकिन ये बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस नहीं करेंगे, अपने अपने बाउंड्रीज के अंदर जो है वे वर्क करेंगे। क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो डिसिप्लिन है वो एक दूसरे के पास आते हैं और वे एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, और एक डिसिप्लिन जो है दूसरे डिसिप्लिन को क्रॉस करता है, मतलब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को क्रॉस कर सकता है, जैसे जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी केमिस्ट्री को क्रॉस कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसमें जो डिसिप्लिन है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे के और अधिक समीप आते हैं। और जो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग अभी देखे भी कि जैसे जो भी हीट है, हीट में जब हम लोग हीट पढ़ते हैं तो उसमें आप फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन लेते हैं और आप ज्योग्राफी का भी कुछ पोर्शन लेते हैं, तो इसमें फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या हो गया कि जब आप दो या दो से अधिक शास्त्रों को मिलकर जब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये एक समग्र रूप ले रहा है तो वो ट्रांसडिसिप्लिन हो गया। मतलब जब कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, जब विद इन डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत नहीं है, बियॉन्ड डिसिप्लिन भी हो सकता है, मतलब विद इन फ्रेमवर्क जो है ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच वर्क नहीं करता है, बियॉन्ड फ्रेमवर्क भी करता है, और ये अक्रॉस डिसिप्लिन भी वर्क करता है। और इसमें जो है किसी पार्टिकुलर फील्ड का स्टडी जो है हम लोग करते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच में, और इसमें जो भी ज़्यादातर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर रिसर्च वर्क में ही हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इस पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्किल्स जो है दोनों को हम लोग सम्मिलित करते हैं, दोनों को सम्मिलित किया जाता है, इसके बाद ही हम लोग कोई रिज़ल्ट जो है निकालते हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, और फिगर वाइज तो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने जिस तरह से फिगर यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, और मैं यही आप लोग से बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आएँ आप लोग के पेपर 5 में, तो आप जो है इस तरह से फिगर पॉइंट आउट करके ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए और जो एग्जामिनर है वो भी क्लियर जो है समझ सके कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये फिगर ही अपने आप में बहुत कुछ बोल दे रहा है कि किस तरह से जो है इंटीग्रेशन डिसिप्लिन के मध्य होता है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डालिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो भी शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही चैनल को, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर डालिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।